Hello, my little juniors. How are you all doing? Today we are going to cover the remaining topics. पार्ट 1 के वीडियो में तुम लोगों को मैं 5 चैप्टर्स करवाती थी और ये रहा बाकी सब रिमेनिंग पोर्शंस। अभी 6 ठो और पोएम है, देन तुम्हारा कंप्लीट पोएम सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन कराऊँ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। देखो ये सब है तुम्हारा टॉपिक्स। आज मैं ये सब पोएम कंप्लीट करा दूँगी और इसके बाद तुम्हारा होल पोएम सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं समरी के साथ-साथ आज थीम पोएटिक डिवाइस है तो बताती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पोएम सेक्शन। अमांडा द फर्स्ट सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर। The poem shows a young girl named Amanda who is constantly instructed by her parents. Her parents tell her not to bite her nails and not to sit in a lazy position. These instructions show that Amanda is being controlled continuously. तो अमांडा हम तुम लोगों के जैसे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसको उसके पेरेंट्स बहुत कंट्रोल करते हैं। जब वो नाखून खाती है तो नाखून खाने से मना करते हैं। जब वो बैठती है तो ऐसे लेज़ी पोज़ीशन में बैठने के लिए मना करते हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि अमांडा कैसे कंट्रोल्ड हो रही है अपने पेरेंट्स के थ्रू। अमांडा डज़ नॉट रिस्पॉन्ड डायरेक्टली, इंस्टेड शी एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन। तो अमांडा क्या करती है, वो सब बातों को ध्यान नहीं देती है। उसके अलावा वो क्या करती है ना, वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है। शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज़ अ मरमेड लिविंग पीसफुली इन द सी। जब उसके पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट करते हैं ये मत करो, वो मत करो, तो वो वहाँ से एस्केप करके अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है और वो इमेजिन करती है खुद को एज़ ए मरमेड लिविंग इन अ पीसफुल सी। इन हर इमेजिनेशन शी इज़ फ्री, काम एंड हैप्पी अनलाइक हर रियल लाइफ। वो इसीलिए इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है क्योंकि हमारे इमेजिनेशन वर्ल्ड में सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, तो इसीलिए वहाँ वो फ्री, काम और हैप्पी फील करती है। Then her parents again instruct her to clean her room and behave properly. Obviously, not only her parents, हमारे पेरेंट्स भी हमें ये सब चीज़ें करने के लिए मना करते हैं, तो उसके भी पेरेंट्स से ये सब चीज़ें के लिए मना करते हैं। अमांडा अगेन escapes into imagination. अमांडा फिर अपने इमेजिनेशन में चली जाती है. She imagines herself as an orphan walking freely in the street without anyone controlling her. तो इमेजिन करती है कि वो ऑर्फन है, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, वो फ्रीली स्ट्रीट में से घूम रही है विदाउट एनीवन्स इंस्ट्रक्शन, वो अपना लाइफ जी रही है फ्रीली। दिस शोज दैट अमांडा प्रीफर्स लोनलीनेस ओवर कांस्टेंट कंट्रोल। ये दिखाता है कि अमांडा अपनी रियल लाइफ से एस्केप करके अपनी इमेजिनेशन में खुश रहती है और वो प्रीफर करती है लोनलीनेस, क्योंकि अगर हर वक्त कोई हम कुछ कर रहे हैं और हर वक्त कोई हमें टोकने वाला हो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये मत करो, वो मत करो, तो वन टाइम हम भी हम भी चाहेंगे कि कैसे हम एस्केप कर सकते हैं हमारे रियलिटी से, तो वो भी वो ये सब चीज़ें कर रही है। हर पेरेंट्स टेल हर not to sulk and not to look unhappy because people will think they are controlling her. तो although they are controlling her, but still they इसमें भी कंट्रोल कर रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा अनहैप्पी लुक मत दो, ऐसा मत करो, क्योंकि लोग फिर सोचेंगे कि हम स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, हम तुझे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी उसको बोल रहे हैं। दिस पोएम शोज दैट द पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट सोसाइटीज ओपिनियन, नॉट अमेंडा's फीलिंग। देखो, पेरेंट्स हमें जो बोलते हैं हर वक्त वो जो बोले वो सही नहीं हो सकता है। कुछ-कुछ चीज़ें होते हैं जो हमें बहुत बुरा लगता है, हर वक्त हमें कंट्रोल करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, छोटे बच्चे हो, फिर जब हम बड़े हो जाते हो, अभी बड़े हो गए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो। कहीं न कहीं उन्हें हम वो ज़्यादा सोसाइटी क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे, उसी चीज़ों के बीच वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों की खुशी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है कि अमांडा के पेरेंट्स उससे ज़्यादा उसको उन लोगों को सोसाइटी के बारे में फ़र्क पड़ रहा है। उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उन्हें उससे ज़्यादा सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी क्या बोले, लोग क्या बोलेंगे, वही सब वो ज़्यादा देख रहे हैं। द पोएम हाइलाइट्स अमांडास मेंटल एस्केप फ्रॉम रियलिटी ड्यू टू लैक ऑफ फ्रीडम। लेट्स कम टू द थीम। इसका मेन थीम है फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। अमांडा रिप्रेजेंट्स children who are constantly controlled and don't get freedom. The poem shows the importance of freedom for mental peace. It is easy to understand. Then let's come to poetic device. Poetic device में तुम्हारा क्या क्या है? Repetition, जहाँ don't is repeated to show constant control. Imagery, mermaid and orphan images
create visual imagination. Then metaphor, mermaid represent freedom, contrast reality versus imagination. Then next come to the next poem, animal. So one day the poet observes animal carefully. He notices something surprising. Animals are calm and peaceful. They don't complain about their life. तो एक दिन पोएट क्या कर रहे थे ना, वो एक दिन एनिमल्स को ऐसे मतलब केयरफुली वो नोटिस कर रहे थे उनके बिहेवियर कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अडैप्ट करते हैं सिचुएशन को, कैसे सिचुएशन के हिसाब से वो बिहेव करते हैं। तो कुछ सरप्राइजिंग कुछ ऐसा था जो वो नोटिस किए एनिमल्स आर काम एंड पीसफुल। वो काम एंड पीसफुल है, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं अपने लाइफ के बारे में। दे डोंट क्राई फॉर मोर मनी, मोर सक्सेस और मोर कंफर्ट लाइक ह्यूमंस। एनिमल ज़्यादा पैसों के लिए, सक्सेस के लिए, कंफर्ट के लिए कभी रोते नहीं हैं। दे डोंट फील जेलस ऑफ अदर्स, उनके बीच कोई जेलसी नहीं होता है आपस में। दे डोंट प्रे टू गॉड टू आस्क फॉर थिंग्स, वो भगवान को इसलिए नहीं, भगवान को वो कुछ मांगने के लिए प्रे नहीं करते हैं। दे सिंपली लिव देयर लाइफ पीसफुली, वो अपना लाइफ पीसफुली रहते हैं, मतलब जीते हैं अपने लाइफ को। देन द पोएट कंपेयर्स एनिमल्स विथ ह्यूमन्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज रनिंग फॉर मनी, ऑलवेज फीलिंग अनहैप्पी। तो यहाँ पोएट एनिमल और ह्यूमन को कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर एनिमल कुछ भी चीज़ों के लिए भगवान को मांगने मतलब कंप्लेन कर नहीं करता है, ना ही मांगता है, ना ही वो जेलस फील करते हैं आपस में, ना ही वो पैसों के लिए रोते हैं, सक्सेस के लिए रोते हैं, ना ही वो कंफर्ट के लिए रोते हैं। वो अपना सिंपल लाइफ, पीसफुल लाइफ जीते हैं। बट ह्यूमंस क्या करते हैं ना, वो हमेशा हमें जितना भी मिल जाए लाइफ में, जो भी उखाड़ ले, जो भी ये कर ले, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं भगवान को कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, वो उसके साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। हमारे बीच वो जेलसी होती है और ऑलवेज हम हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं और हमेशा अनहैप्पी रहते हैं इसी वजह से। ह्यूमन सो ग्रीड, जेलसी एंड डिससेटिस्फेक्शन, जितना भी हमें दे दो हम सेटिस्फाई कभी नहीं होते और हमारे बीच वो जेलसी, वो ग्रीड हमेशा होता है। द पोएट रियलाइजेस एनिमल्स आर एक्चुअली बेटर देन ह्यूमंस। तो पोएट यहाँ रियलाइज करते हैं कि जानवर इंसानों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। एनिमल्स लिव ऑनेस्टली एंड पीसफुली व्हाइल ह्यूमंस हैव लॉस्ट देयर सिंप्लिसिटी। वही यही मतलब ग्रीडीनेस, अनहैप्पीनेस, लाइक जेलसी, इसी सब के बीच ना ह्यूमन अपना सिंप्लिसिटी को लॉस्ट कर दिया है। द पोएट फील्स ह्यूमन शुड लर्न फ्रॉम एनिमल्स हाउ टू लिव पीसफुली। एक्चुअली दिस इज ट्रू। हमें एनिमल्स से सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे जीना पड़ता है, कैसे जीना चाहिए एक्चुअली पीसफुली। इसका मेन थीम है कि एनिमल्स आर मोरली सुपीरियर टू ह्यूमंस। Animals represent peace, honesty, and satisfaction. Satisfaction. Humans represent greed and dissatisfaction. Then next come to the poetic devices. Repetition. They do not repeat it to emphasize animals' qualities. Symbolism. Animals symbolize purity. Contrast animals versus humans. Then next come to the next poem. The trees. Imagine trees trapping inside a house. They are not in the forest where they belong. सो यहाँ मैं एक बात बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये एक लाइक ह्यूमन और एक लाइक ह्यूमन के बारे में या फिर वुमेन के बारे में लिखा गया है, जो कि कंट्रोल किया जाता है सोसाइटी के, लाइक कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि सोसाइटी उसे कंट्रोल करके रखते हैं, तो उसी के बारे में। तो यहाँ जो ट्री है वो एक मतलब ह्यूमन या फिर वुमेन को बोला गया है, जो अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो तुम लोग इमेजिन करो कि एक पेड़ को हम एक घर के अंदर बंद कर दें। दे आर नॉट इन द फॉरेस्ट। देखो, ट्री को हम कहीं पे लगा दें पर उसको फ्रीडम अपने ओन प्लेस में जंगल पे ही मिलेगा। दे फील सफोकेटेड। अगर उसको हम घर पे आके बंद करके रखें तो ऑब्वियसली वो तो सफोकेट फील करेगा ही। अगर ये सोचो कि एक इंसान को उससे हम उसका फ्रीडम छीन कर उसे एक रूम पे बंद कर दें, और वो कहाँ डिज़र्व करता है, वो बाहर की दुनिया में, बाहर लाइक अदर्स, जैसे बाकी सब लोग अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, वो डिज़र्व करता है। अगर हम ज़बरदस्ती कमरे में बंद करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी सफोकेट फील करेगा। देयर रूट्स ट्राई टू ब्रेक द फ्लोर, देयर ब्रांचेस हिट्स द वॉल। तो जो पेड़ का रूट्स होता है वो ट्राई करता है फ्लोर को ब्रेक करने में, और जो उसका ब्रांच होता है वो जाके दीवार पे लगता है। वही बोला गया है कि जब हमें कहीं पे ज़बरदस्ती बंद किया जाता है, हमारा फ्रीडम छीन लिया जाता है, तो हम भी बहुत ट्राई करते हैं कि वहाँ उस सब चीज़ों से हम बाहर निकलें और खुद का फ्रीडम खुद दिलाएँ। देयर लीव्स मूव टुवर्ड्स द विंडो ट्राइंग टू रीच फ्रीडम। तो उसके पत्ते जो होते हैं वो विंडो के बाहर जाते हैं
फ्रीडम के लिए। एट नाइट व्हेन एवरीथिंग बिकम्स साइलेंट, द ट्रीज स्लोली escape. They move outside into the forest. Finally, they return to their natural home. जब रात को जब सब कुछ साइलेंट होता है तो ट्री स्लोली एस्केप कर जाता है वहाँ से और उसके नेचुरल हैबिटेट में वो पहुँच जाता है। उसका नेचुरल होम जो फॉरेस्ट बोलते हैं वहाँ वो चला जाता है। द फॉरेस्ट बिकम्स अलाइव अगेन। फिर उसको पाकर जंगल भी बहुत खुश हो जाता है। उससे भी ऐसा फील होता है जैसे कि वो फिर से जिंदा हो गया है। दिस स्टोरी सिंबलाइजेस हाउ ह्यूमन और वुमेन फील when they are suppressed and controlled, just like trees everyone wants freedom। वही मैं बताई कि वो इतना स्ट्रगल करता है कि एक दिन वो वहाँ से एस्केप करने में सक्सेसफुल होता है और वो जहाँ बिलोंग करता है, जहाँ पे नेचर उसका वेट कर रहा होता है और जहाँ पर जाने के बाद नेचर खुद खुश हो जाता है, खुद उसे वेलकम करता है, वही उसका नेचुरल प्लेस है, वही उसका फ्रीडम है। तो लेट्स कम टू द थीम फ्रीडम एंड लिबरेशन। और ट्री सिंबलाइजेस सप्रेस्ड ह्यूमन सीकिंग फ्रीडम। देन आता है तुम्हारा पोएटिक डिवाइसेस। पर्सनिफिकेशन, ट्रीज बिहेव लाइक ह्यूमंस। इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ मूविंग ट्रीज। सिंबलिज्म, trees represent humans or women. Then next come to the next poem, fog. Fog does not come like a storm. It does not make noise. It comes silently. तो ये बोला गया कि फोग जब आता है पूरा इतना साउंड करके स्ट्रॉम के तरह नहीं आता है, कोई नॉइज कुछ नहीं, वो साइलेंटली आता है। किसके तरह? लाइक ए कैट। जैसे एक बिल्ली आती है, जब वो आती है ना ही कुछ नॉइज होता है ना ही कुछ साउंड होता है, वो पीसफुली साइलेंटली आती है। उसी तरह कैसे आती है? सॉफ्ट, काम एंड क्वाइट। इट सीट्स ओवर द सिटी, इट वॉचेज एवरीथिंग साइलेंटली, इट डज नॉट डिस्टर्ब एनी वन, इट डज नॉट आस्क परमिशन, इट सिंपली कम्स। जब फोग आता है तो ना ही पूरा जब फोग होता है तो चारों ओर फोग दिखाई देता है, पूरा सिटी को फोग ही दिखाई देता है। किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ये किसी को डिस्टर्ब करता है ना ही किसी से वो परमिशन मांग रहा है। वो सिंपली आता है, ना ही किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, ना ही उसे लाइक वो साइलेंटली अब सब कुछ देख रहा है, ना ही किसी को वो परमिशन मांग रहा है। इट सिंपली कम्स एंड देन जस्ट लाइक ए कैट। जैसे कैट आता है, वो सिंपली आता है, वो बैठता है, वो देखता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ना ही किसी से वो परमिशन मांग रहा है, वो सिंपली आता है। देन वो क्या होता है? इट क्वाइटली लीव्स। जब वो जैसे उस क्वाइटली आया था वैसे ही वो क्वाइटली चला भी जाता है। तो ये पोएम ये शो करता है कि द साइलेंट पावर ऑफ नेचर का साइलेंट पावर। देखो, जब ये नेचर फोक इज़ नॉट लाइक हम आर्टिफिशियल है, नहीं, फोक नहीं, एक लाइक फोक तो नेचुरल होता है ना, तो इसमें फोक को एग्ज़ैगरेट करके बोला गया है कि नेचर का पावर देखो, मतलब यहाँ नेचर को भी एग्ज़ैगरेट किया है कि नेचर का पावर देखो कि जब वो आता है ना किसी से परमिशन मांगता है, जब वो जाता है ना किसी से परमिशन मांगता है, वो सिंपली आता है, सिंपली चला जाता है, ना ही किसी को डिस्टर्ब करता है, साइलेंटली आता है लाइक अ कैट। वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, पूरा सिटी को देखता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यही सब बताया गया है कि विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट आस्किंग एनीवन्स परमिशन। और ये तो मतलब नेचर का साइलेंट पावर है नेचर का। सो देन कम्स टू द थीम नेचर्स मिस्ट्री एंड साइलेंट पावर। यहाँ थीम है उसका नेचर का मिस्ट्री और उसका साइलेंट पावर को बताया गया है। फोक रिप्रेजेंट्स क्वाइट एंड मिस्टीरियस नेचर लाइक हम जितना नेचर को समझने के लिए जाएंगे ना, नेचर वहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, क्योंकि नेचर इट्सेल्फ इज लाइक वास्ट, नेचर इट्सेल्फ इज अ वास्ट पार्ट। नेचर्स ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी, जिसका हम सबको पता है। तो हम नेचर को समझने जाएंगे ना, बहुत कुछ हमें मिस्टीरियस चीज़ें पता चलेंगी, जो नेचर लाइक बहुत लाइक ब्यूटीफुली उसे ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो पोएटिक डिवाइसेस में आ जाते हैं फिर मेटाफोर। तो फॉग कंपेयर्ड टू कैट। पर्सनिफिकेशन, फॉग बिहेव्स लाइक कैट। इमेजरी, साइलेंट मूवमेंट क्रिएट्स विजुअल इमेज। देन कम टू द नेक्स्ट and the last part of, sorry, not last, second last poem, Custard the dragon. So Custard is a dragon, but everyone laughs at him, they call him a coward. तो कस्टर्ड एक ड्रैगन है जिसको कावड़ बोला जाता है, वो जिसके ऊपर सब हंसते हैं ये बोल के कि ये तो डरपोक है, इसलिए सब उसके ऊपर हंसते कि तू तो डरपोक है। देन दे से ही इज़ वीक, सब बोलते कि वो वीक भी है। एवरीवन एल्स क्लेम्स दे आर ब्रेव, उसके अलावा सब खुद को ब्रेव मानते हैं। वन डे डेंजर अराइव्स, तो क्या हुआ ना, एक दिन एक मुसीबत आया।
द ब्रेव डॉग रन्स अवे, जो खुद को ब्रेव बोलता था वो मुसीबत को देख के भाग गया। द ब्रेव कैट हाइड्स, जो ब्रेव कैट जो खुद को ब्रेव बोलता था वो भी मतलब छुप गया। द ब्रेव माउस हाइड्स, देखो ड्रैगन ड्रैगन को ये लोग कावड़ बोलते थे, डरपोक बोलते थे, और खुद को ये लोग ब्रेव बोलते थे। पहले तो ब्रेव डॉग जो खुद को इतना ब्रेव बोलता था वो तो लाइक भाग गया। फिर जो कैट जो खुद को इतना ब्रेव बोलता था वो भी छुप गई, कहाँ पे जाके छुप गया। जो माउस खुद को वो ब्रेव बोलता था वो भी कहीं पे छुप गया। इवन बिलेंडा बिकम्स हेल्पलेस, but Custard, the one who was called coward, he stand up. इस इविन बिलेंडा जो कि खुद को और समझदार और ब्रेव मानता था वो खुद वो हेल्पलेस हो गया। जो कस्टर्ड जो ये लोग सब कावर्ड बोलते थे, द वन हु वाज कॉल्ड कावर्ड ही स्टैंड्स अप, लेकिन वो गया नहीं, वो वहाँ पे खड़ा रहा और डेंजर के साथ फाइट किया। ही डिफीट्स द पायरेट, ही सेव्स एवरीवन, वो जो पायरेट आया था, जो मुसीबत आया था उसके साथ ये लड़ा और सबको सेव किया। दैट डे एवरीवन लर्न्स द ट्रूथ, रियल bravery इज सोन इन एक्शन नॉट इन वर्ड्स। तो ये पोएम ये बोलता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तुम्हारा काम, एक तुम्हें कोई बुला दे कि तुम कावड़ हो, ये हो, वो हो, तुम वो लोग खुद को ब्रेव बोलते जा रहे हैं, बहुत हम लोग वो स्ट्रांग है, तब तक ये प्रूव नहीं होता जब तक हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से ना लड़ें। तब तक कोई ब्रेव, कोई स्मार्ट, कोई लूजर, कोई कावड़ नहीं होता जब तक हम किसी मुसीबत से ना लड़े हों, जिसको हम और भी ये होता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। वो लोग कस्टर्ड को, जो ड्रैगन को, उसे वो देखकर बोलते थे कि वो कावड़ है, ये डरपोक है और ये सब खुद ब्रेव है। जब मुसीबत आया तो सब चले गए, सब इधर जाके छुप गए, बट द ओनली वन जो कि वहाँ खड़ा था पायरेट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, वो ड्रैगन था। सो इसमें ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा जो रियल वेवरी है वो एक्शन के थ्रू ही शो करता है, नॉट इन वर्ड्स। लेट्स कम टू द थीम पोर्शन, ट्रू करेज वर्सेस फेक bravery. Real bravery is shown in action, not words. So let's come to the poetic devices. Irony, Custard called coward but is brave. Rhyme scheme, इसका क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट, मतलब कोई राइम स्कीम नहीं है। इमेजरी, पायरेट अटैक सीन। देन नेक्स्ट कम टू द लास्ट पोएम, Anne Gregory. So Anne is a beautiful girl with golden hairs. Many men love her because of her beauty. She feels sad because no one loves her in her soul. तो हम जो बोलते हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारे फिजिकल ब्यूटी को देख के। सो एने भी ऐसी एक लड़की है, एक सुंदर सी लड़की जिसका गोल्डन कलर का हेयर है, और मैनी मैन, बहुत सारे मैन हैं जो उसे प्यार करते हैं, उसके ब्यूटी को प्यार करते हैं। ये देखो, लिसन, यहाँ लिखा है कि मैनी मैन लव हर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। बहुत सारे लोग उसे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो सुंदर दिखती है, ना कि उसे इसलिए प्यार करते हैं उसे उसके हिसाब से प्यार नहीं करते। वो सुंदर दिखती है इसीलिए उसे प्यार करते हैं, उसके गोल्डन हेयर से वो सुंदर दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है फिजिकली, दैट्स वाई मैन लव्स हर। सी फील्स सैड बिकॉज नो वन लव्स हर इनर सोल। देखो, ब्यूटी फेड्स विथ टाइम, फिजिकल ब्यूटी तो ये नहीं रहेगा। फिजिकल ब्यूटी जब तक तुम बूढ़े होते जाओगे तो ये तुम्हारा ब्यूटी खत्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए उससे ये बुरा लग रहा है कि सब लोग उसे उसके फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार कर रहे हैं, कोई उसका इनर सोल को नहीं प्यार कर रहा है। सी थिंग्स इफ सी चेंजेस हर हेयर कलर, समवन मे लव हर ट्रू सेल्फ। तो वो सोचती है कि अगर वो अपना हेयर कलर चेंज कर देगी तो समवन मे लव हर ट्रू सेल्फ, जो उसका असलियत है, शायद कोई उसे प्यार करे। उसका जो मतलब वो जो अगर उसका हेयर का कलर चेंज कर देगी, वो सोचे शायद उसको कोई उसके तरह प्यार कर सके। द पोएट सेज ओनली गॉड कैन लव समवन्स इनर सोल कम्प्लीटली। तो यहाँ पोएट बोलते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है कि तुम अगर आप ऐसा वो बोल रहे हैं ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मेरे फिजिकल आउटर ब्यूटी को देख के ही प्यार करते हैं, मेरे इनर ब्यूटी को कोई प्यार नहीं करता। तो वो बोल रही है कि अगर मैं अपना हेयर कलर चेंज कर दूँगी, ये कर दूँगी, तो ये चेंजेस ले आऊँगी, तो शायद ही मुझे कोई पसंद करेगा। तो ये वो बोल रही है। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि तुम्हें कोई
कंप्लीटली तुम्हारे इनर सोल को कोई भी प्यार नहीं कर सकता सिवाय भगवान। द पोएम शोज पीपल जज अदर्स बेस्ड ऑन आउटर ब्यूटी। तो थीम है यहाँ का इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी। ट्रू लव वैल्यूज इनर सोल नॉट appearance. So come to the poetic devices. Metaphor here represents outer beauty. Symbolism here symbolizes physical attraction. Irony, people love beauty, not soul. So guys, finally तुम लोगों का poem section खत्म हो गया। So ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग को 45 to 50 मिनट्स लगेंगे 2 पार्ट इस लेक्चर का देखने में, और तुम्हारा पूरा पोएम सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तुम इजीली ये सब कवर कर सकते हो। और ये थीम, ये पोएटिक डिवाइसेस बहुत काम में आएंगे तुम लोगों के, क्योंकि मैं पार्ट 1 वीडियो में भी बोली थी कि वो लोग पूछते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, तो थोड़ा देख के जाना, अच्छे से करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए पोएम का पूरा क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगी, और कैसे क्वेश्चन विद आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे मैं बता दूँगी। सो टिल देन तुम ये 2 वीडियो कंप्लीट करो, और वो वीडियो कल परसों तक जल्दी आ जाएगा। सो गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।